नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने कहा मुश्किल परिस्थितियों में भारत और रूस एक साथ ही कहा वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण। एससीओ में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ जताई प्रतिबद्धता। कहा हमले के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को मिले सजा। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं। पीएम मोदी ने कहा भारत की सोच और नीति सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर आधारित। एससीओ सदस्य देशों से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का किया आह्वान। इसे एससीओ के सिद्धांतों के मूल चार्टर का बताया हिस्सा। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से किया इनकार। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। भूकंप के झटकों से दहले अफगानिस्तान में 800 से अधिक लोगों की मौत, तकरीबन 3000 लोगों के घायल होने की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में भूकंप पर जताया दुख, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, चीन की सफल यात्रा का समापन, जहां मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न विश्व नेताओं से बातचीत की, साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी सरकार और जनता का आभार। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ देशों को साथ आने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है।
25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ मंत्रणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ तियानजिन से जेसिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शंघाई सहयोग सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें चीन के सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेता एक ही कार में साथ चलकर बैठक स्थल तक पहुंचे, जिसकी तस्वीरें चीन में इंटरनेट सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। चीनी सर्च इंज ब्राइट पर पहले स्थान पर सर्च ट्रेंड में मोदी और पुतिन गले मिले और हाथ में हाथ थामकर बातचीत की। वहीं दूसरी ओर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर पहले नंबर पर मोदी ने पुतिन की कार में सवारी की और ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। पूर्वोत्तर भारत का एक और राज्य मिजोरम अब भारतीय रेल के नक्शे से जुड़ने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार यहां बायरबी से सायरंग तक लगभग 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनकर तैयार है, जिससे राजधानी आइजोल को सीधे रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। ये परियोजना न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए भी नए अवसर खोलेगी। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम की जनता को ये ऐतिहासिक सौगात देंगे। मिजोरम में बनी यह रेल परियोजना इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। इस रास्ते में 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 87 छोटे ब्रिज हैं।
पहाड़ी और घुमावदार रास्ते, बारिश और भूस्खलन जैसी दिक्कतों के बावजूद इंजीनियरों ने चुनौतीपूर्ण काम किया है। ऐसे तो इस रूट में कई अद्भुत नजारे हैं, लेकिन सायरंग स्टेशन के ठीक पहले ब्रिज नंबर 196 सबसे खास है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 114 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। मिजोरम का हिली एरियाज में है, तो हिली एरियाज में इसको स्टेबल रेलवे सर्विस के लिए हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टनलिंग के ऊपर डिपेंड किया है। तो 51.38 किलोमीटर का सेक्शन में लगभग 13 किलोमीटर 12.8 किलोमीटर टनली है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको लैंडस्लाइड का इश्यूज को हम लोग कम करने का कोशिश किया इस हिसाब से। इस ट्रैक को बनाना काफी चुनौतीपूर्ण था। पहाड़ों, गहरी खाइयों और मौसम की चुनौतियों के बीच पूरे साल में सिर्फ 4 माह ही काम हो सकता था। इस प्रोजेक्ट के सहायक कार्यपालक अभियंता सुमन चौधरी ने बताया कि ट्रैक बनाने में काम आने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने के लिए रेलवे को सड़कें भी बनानी पड़ी। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से श्रमिकों को भी लाना पड़ा। जो स्किल्ड लेबर चाहिए इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वो लेबर अवेलेबल नहीं है, तो वो भी हमारे जो लेबर्स हैं वो मंगाना पड़ता है असम से, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से। मैं इधर काम करने आया हूँ रेलवे ब्रिज में। यहाँ पे अच्छा सेफ्टी में काम हो रहा है, काम करके अच्छा लग रहा है। यह ट्रैक न सिर्फ मिजोरम को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। दुर्गम रास्तों के कारण देश के खूबसूरत इलाकों में से एक मिजोरम तक पहुंचना बेहद कठिन था। समय बर्बाद होने के साथ सफर भी महंगा होता था, जिसके कारण खाद्य सामग्री से लेकर अन्य जरूरी सामान भी यहाँ अधिक कीमतों पर मिलते थे। बाहर से जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, उसमें बाई रोड से बहुत तकलीफ है और प्लेन से बहुत तकलीफ है। गरीब के लिए तो प्लेन में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी ट्रेन चीपेस्ट रूट हो रहा है, अभी इसमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से पूर्वी भारत के विकास पर खास जोर भी रहा है। करीब 11 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने इस रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की यह रेल परियोजना अहम हिस्सा है, जिसके जरिए विकास की नई परिकल्पना की जा रही है। ट्रेन आने की खुशी यहाँ के लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। इस प्रयास के लिए मिजोरम का हर तबका प्रधानमंत्री के प्रति आभार जता रहा है। गाड़ी से तो मुश्किल है, अभी ट्रेन आया है, हम लोग भी बहुत खुशी है। मोदी के साथ में हम लोग थैंक यू बोलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार ट्रेन यहाँ आ रही है। थैंक यू मोदी जी। पहली बार ट्रेन यहाँ आ रही है, थैंक यू मोदी जी। नई पीढ़ी भी बदलाव की इस कहानी को अपने लिए संभावनाओं का द्वार मान रही है। युवा मानते हैं कि उम्मीदों की यह रेल उनके लिए तरक्की के अनंत द्वार खोलेगी। ट्रेन बहुत इजी एक्सेस लोगों के लिए होता है, तो इस ट्रेन को ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए हम बहुत खुश हैं। बादलों को छूते पहाड़, यहाँ की सांस्कृतिक विविधता लोगों को बरवस आकर्षित करती है, और अब रेल की यह पटरी मिजोरम की इस खूबसूरती में एक और चांद लगाएगी। यह सिर्फ ट्रैक नहीं बल्कि विकास की एक नई पटरी है, जो इस क्षेत्र को मुख्य धारा से मजबूती से जोड़ेगी। इससे न सिर्फ यहाँ की अर्थव्यवस्था बदलेगी, बल्कि यहाँ पर्यटन और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आइजॉल से डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं गौरव पुष्कर। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति दावा पेश कर सकते हैं। आयोग ने आश्वस्त किया कि नामांकन की आखिरी तारीख तक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने काटने का काम होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं की मदद करेंगे। कोर्ट ने बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश सिर्फ 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बाकी लोगों के लिए इसका लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर बाकी लोगों को आधार कार्ड होने की वजह से नाम शामिल नहीं किया गया तो आप उनकी लिस्ट हमारे सामने रखिए। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। ये प्रमुख आयोजन भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को मजबूती देता है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत अब तक सरकार ने 10 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें फैब्रिकेशन यूनिट, 3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और असेंबली सुविधाएं शामिल हैं। ये पहल भारत की स्थिति को वैश्विक वैल्यू चेन में और सुदृढ़ बना रही है। डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने इस विषय पर मेटी सचिव एस कृष्णन से खास बातचीत की। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 सितंबर से सेमिकॉन इंडिया 2025 का होगा आयोजन। सबसे पहले तो ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं सेमिकॉन के लिए, 4th एडिशन है, इस बार बहुत बड़ा है और कितने कंट्रीज और कितने स्टॉल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं, 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं, तो काफी इसमें एंथुजियाज्म। प्रधानमंत्री का खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहा है कि उन्होंने खुद कहा है लाल किले से भी, तो कितना उस विजन को आगे लेके जा रहे हैं? ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कि एक इतना महत्वपूर्ण जो स्टेप हो रहा है, एक बहुत ही फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी और फाउंडेशनल इंडस्ट्री। सर, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात चल रही है, सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के साथ, उस पर थोड़ा बताइए कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट करें, किस तरीके के सीईओ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़े जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लेकिन डिज़ाइन कंपनीज, टेस्टिंग कंपनीज, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो मटेरियल्स बनाते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, ऐसे जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं वो सब भी आने की उम्मीद है, तो उनका भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो। और वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल रात को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच चिनाब नदी में फंसे 8 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज बंद हैं। भारी बारिश के चलते इलाके की बिजली आपूर्ति भी लगातार प्रभावित हो रही है। आज कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय सेना की पश्चिमी कमान व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चला रही है। तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सेना विमानन और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सहित कुल 47 टुकड़ियों को सक्रिय किया गया है। साथ ही फॉर्मेशन इंजीनियरों, चिकित्सा और संचार संसाधनों को भी तैनात किया गया है। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश पर गृह मंत्रालय ने 4 प्रदेशों के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दलों यानी IMCTs का गठन किया है। ये टीमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जमीनी स्तर पर आंकलन करेंगी। केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों में चल रहे राहत कार्यों में NDRF और सेना की लगातार मदद कर रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आंकलन करने जम्मू के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने जम्मू दौरे के दौरान मांगोचुक गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू दौरे पर हैं और वहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की
और आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया है और लोगों को आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरह से उनके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के मोनकटिया लैंडस्लाइड जोन में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब ऊपर से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में आने से एक मैक्स बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 11 यात्री सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों और स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में भारतीय सेना ने आतंकियों की बड़ी घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना आतंकियों की तलाश में लगी हुई है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि आज सुबह लगभग 5:30 बजे व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने बालाकोट के सामान्य क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों की पुनः तैनाती कर दी गई है। जवान अपने अपने क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर हैं। और अफगानिस्तान एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल गया है और देश के पूर्वी हिस्से में भारी तबाही हुई है। शुरुआती खबरों के मुताबिक अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3000 लोगों के घायल होने की आशंका है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरा दुख जताया है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि भारत इस संकट की घड़ी में हर संभव मानवीय सहायता और राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही मची है, जिसमें अब तक 622 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से अधिक लोग घायल हैं। इस संकट की घड़ी में भारत ने अफगानिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए अफगान लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत इस जरूरत के समय में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। और भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में मैत्री एक्सरसाइज का 14वां संस्करण आज से 14 सितंबर तक मेघालय में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के मुताबिक यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।